और स्क्रीन दिख रहा है क्लियर? तो कल हम लोग बात किए थे कि 3 कंडीशन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा था, इसको आप लोगों ने प्रूव किया कि मैंने भेजा था तो कुछ ट्राई किया कि मुझे प्रूव करना है। फर्स्ट ए इम्प्लाइज सी, सी इम्प्लाइज ए। बताएं। तो मुझे सॉल्व करना है इसको कि मैं छोड़ दूं? जो प्रूफ मैंने भेजा है उसको ए इम्प्लाइज सी और सी इम्प्लाइज ए मैं छोड़ दूं एक्सरसाइज के लिए? चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, जब तक मैं आप लोगों को सुनूंगा तब तक मैं सॉल्व करूँगा। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि W1, W2, W के सब स्पेसेस थे और इस तरीके से हमने एक सब स्पेस W बनाया था जो इसका सम था। तो हमने 3 बातें बताई थी कि इक्विवेलेंट होंगी। एक तो कि ये सब स्पेसेस इंडिपेंडेंट हों, दूसरा कि WJ इंटरसेक्शन WJ को लीव करके जितने सब स्पेसेस बने W1 प्लस W2 प्लस डाटा WJ माइनस 1, इसका इंटरसेक्शन 0 होगा। तीसरा तरीका ये कि अगर W1, W2, WK के अलग अलग बेसेस ले लें, उनको मर्ज कर दें एक क्रम में, जिस क्रम में W1, W2, WK है उस क्रम में मर्ज कर दें, तो यह जो है W का बेसिस होगा। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्प्लाइज थर्ड का। लेट ए इम्प्लाइज सी की बात करते हैं, मतलब हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम दैट विजुअल है, ए इज ट्रू। विजुअल है कि नहीं है? अच्छा। और दूसरा हमने थर्ड को मान लें कि लेट बी आई बी अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू आई फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1 2 के। और यहाँ पे एक बात और मान लें और क्लियर करने के लिए कि लेट बी आई इज द सेट कंसिस्टिंग, हमने इसको बाद में लिया है, इसको पहले कर लेते हैं, बीटा आई जे सच दैट जे इज इक्वल टू 1 2 डी आई। यहाँ पे डी आई क्या है? डी आई इज द डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू आई, ऐसा हम मान ले रहे हैं फॉर ईच आई। ठीक है, ऐसा मानने में कोई दिक्कत किसी को? बताएं, ऐसा मानने में किसी को दिक्कत हो? तो हमें प्रूव करना है कि हमें सी में क्या प्रूव करना है, बी इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू। तो बेसिस दिखाने के लिए हम बी को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाएंगे। तो सपोज दैट, तो बी का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कैसे, समेशन ए आई जे बीटा आई जे, पहले जे पे समेशन ले रहे हैं, जे इक्वल टू 1 टू डी आई। जे को फिक्स किया एट ए टाइम, आई को फिक्स किया एट ए टाइम, जे 1 से डायमेंशन डब्ल्यू आई तक रन कर रहा है, तो ये तो पूरा पूरा डब्ल्यू आई का एलिमेंट होगा।
और इसका पूरा समेशन ले रहे हैं तो आई पे भी समेशन ले लें, आई बराबर 1 to k, सपोज दैट दिस इज इक्वल टू जी, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो देखिए ए वाला जो पार्ट है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दैट इज, अब जरा सोचिए, इसको रन करिए, बाई ए यह पार्ट जो है, या थोड़ा सा इसको और एक्सप्लिसिट कर दें, इसको लिख दें दैट इज W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 WK इज इक्वल टू 0। यहाँ पे WK क्या है, वेयर WI, इसका नाम हमने WI रख दिया, समेशन AIJ बीटा IJ J इक्वल टू 1 to DI, इसका नाम हमने WI रख दिया। तो हम कंडीशन 1 से रिलेट करें, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसका नाम हमने, चूंकि ये WI के बेसिस एलिमेंट है तो WI के एलिमेंट का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो W में ही जाएगा, तो WI में जाएगा। तो इसका मतलब यह जो एलिमेंट है कैपिटल WI का है, इसका हमने एक नाम रख दिया स्मॉल WI, और तब अगर हम इसको देखें और समीशन को तोड़ें तो I की जगह 1 रखेंगे तो ये W1 होगा, 2 रखेंगे तो W2 होगा, डॉट 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 K रखेंगे तो WK होगा। अब ये कॉम्बिनेशन हो गया, हमने A को माना है, A क्या है, हमने ये में एज्यूम किया है कि W1 W2 WK इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट की क्या डिफिनेशन है, इंडिपेंडेंट से क्या मिलेगा, सारे वेक्टर्स जो है 0 हो जाएंगे बाई इंडिपेंडेंस ऑफ, ये विजुअल है ना, बाई इंडिपेंडेंस ऑफ WI, मींस हमने जो A एज्यूम किया है W1 W2 WK वी गेट। तो डिफिनीशन अगर आपको याद हो तो इंडिपेंडेंस में है कि अगर ऐसे सम 0 होगा तो ये सारे वेक्टर्स 0 होंगे, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं WI इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I। लेकिन अगर हम इसका कुछ, इसको नंबरिंग कर दें 2, तो बाई 2 हम देखें वी गेट समेशन WI तो इतना है, समेशन AIJ बीटा IJ इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये बीटा IJ तो बेसिस बना रहे हैं WI के, तो बेसिस तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो बाई बट BI is a basis of WI, hence we get, तो यहां से हमें मिला AIJ इक्वल टू 0, यहां से हमें मिला WI इक्वल टू 0 फॉर ऑल I, और हमने देखा यहां से मिला कि AIJ इक्वल टू 0 फॉर ऑल J, मीन्स हमने क्या पाया कि यह कॉम्बिनेशन 0 है, तो ये सारे कोएफिशिएंट्स हमको क्या मिल गए, 0 मिल गए। ठीक है, तो हमें क्या मिला कि दिस इंप्लाइज दैट कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, दिस इंप्लाइज दैट
So that is 1 implies Aij is equal to 0 for all I and j. Thus B is linearly independent. ऐसा मिल गया। दूसरी बात यहीं से ऑब्जर्व करिए कि हर डब्ल्यू आई का एलिमेंट जो है, नेक्स्ट लेट डब्ल्यू इन कैपिटल डब्ल्यू, तो हमें क्या मिला, दिस इंप्लाइज डब्ल्यू विल बी ऑफ द फॉर्म W1 प्लस W2 प्लस डॉट 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 W के। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। बोलिए आप लोग, आप लोग बताएं। क्या वो मैं ऑडिबल नहीं हूँ क्या? बोलो ना, मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? ऑडिबल हूं मैं ना? बात हमारी समझ में आई? सवाना बोलो बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो तुम्हारी आवाज मुझे ही नहीं सुनाई दी। दो डिवाइस से जा रही होगी, तो ऐसा है, मैं विजुअल तो हूँ ही, तो मैं एक डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। और अगर आवाज सुनाई दे रहा है क्या मैं ऑडिबल हूँ? चैट बॉक्स में जरा डालिएगा आप लोग कि मैं सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं। चैट बॉक्स में पुट करिए सभी लोग। अच्छा ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे देखिए, वेयर जितने भी डब्ल्यू आई हैं, ये सभी कैपिटल डब्ल्यू आई के एलिमेंट हैं। तो जितने भी डब्ल्यू आई हैं वो कैपिटल डब्ल्यू आई के एलिमेंट हैं। और बट बीटा आई इज अ basis of WI. It means hence WI can be expressed as summation Aij बीटा ij, बेसिस के टर्म में लिख सकते हैं इसको, for all I। अब WI की ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, hence W will be summation I की जगह 1 रखें तो A1j बीटा 1j j इक्वल टू 1 टू D1, W2 का मतलब फिर एंड सो ऑन, WK का मतलब समेशन एक KJ बीटा KJ
J इक्वल टू 1 to D K, इतना लिख सकते हैं। और अगर इतना लिख सकते हैं तो चलो देखिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हमने बेसिस के टर्म में हर एलिमेंट को एक्सप्रेस कर लिया। तो इसका क्या मीनिंग निकला, इसका मीनिंग निकला कि B इज अ बेसिस, दिस इम्प्लाइज B इज अ बेसिस फॉर W, ये बेसिस हो गया W के लिए। मेरी आवाज आप लोगों तक अभी पहुंची, इस समय जब मैं बोर्ड के पास हूं तो मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई एक वाई पुट करे। ओके ठीक। तो अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट C इज ट्रू। तो हमारा एम है, वी क्लेम दैट, मतलब हम प्रूव करना चाहते हैं C इम्प्लाइज A, इस बात को प्रूव करना चाहते हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, हमने C को एज्यूम कर लिया, मीन्स अगर बीटा I WI का बेसिस है तो बीटा 1 बीटा 2 बीटा K को मर्ज कर दें तो वह W का बेसिस हो जाएगा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। हमें A प्रूव करना है, A प्रूव करने का मतलब कि हमें W1 W2 WK को इंडिपेंडेंट दिखाना है। तो we claim that W1 W2 WK are independent। हमें इसे इंडिपेंडेंट दिखाना है। इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम कॉम्बिनेशन को 0 लें। फॉर सपोज दैट, अगर हमें इंडिपेंडेंट दिखाना है तो क्या एज्यूम करना पड़ेगा कि W1 प्लस W2 प्लस WK इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा, वेयर WI बिलोंग्स टू कैपिटल WI, ऐसा ठीक। अब WI का, इसको मैं इरेज कर लूं, कोई एक चैट बॉक्स में पुट करे, क्या मैं इसको इरेज कर दूं ऊपर का? ओके तो अब यहां पे देखिए, बट BI लेकिन BI तो WI का बेसिस है, तो इससे क्या होगा, हर WI को हम जो है BI के एलिमेंट के रूप में लिख सकते हैं, बट BI इज अ बेसिस फॉर WI, therefore WI can be written as summation Aij beta ij, j is running from 1 to Di। क्यों? क्योंकि ये Di के एलिमेंट्स हैं। तो यूजिंग दिस इन स्टार, put this value, therefore this for all I, put this value in star equation, we get double summation Aij beta ij
j is equal to 1 to di and I is running from 1 to k. Here I is running from 1 to k, so I is running from 1 to k. wi this is equal to 0, but हमारा assumption but b is a basis for w, therefore यहां से देखिए ये तो बेसिस है, इसका कॉम्बिनेशन 0 होने का मतलब क्या है, therefore a i j जितने कोफिशिएंट हैं सब 0 हो जाएंगे for all I and j. It means सारे कोफिशिएंट 0 हो गए, तो इसको डबल स्टार कर दीजिए, तो दैट इज तो बाई डबल स्टार, अब ए आई जे की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बाई डबल स्टार वी गेट डब्ल्यू आई इज इक्वल टू 0 और ऑल आई। तो हमें मिला कि अगर यह 0 है तो सारे वेक्टर 0 होंगे। अब सारे वेक्टर 0 हो गए तो इंडिपेंडेंट की डिफिनीशन यूज करें अगर हम, तो दिस implies that that W1, W2, Wk are independent। कुछ बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, वेरी गुड। तो चलिए, आज सिस्टम धोखा दिया है लेकिन आप लोग सपोर्ट कर रहे हो ये, लेकिन वॉइस सिस्टम से क्यों नहीं आ रही है, क्या गड़बड़ी हो गई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 1 मिनट में फिर ट्राई कर लो जरा। वॉइस रिकॉग्नाइज कर रहा है लेकिन स्पीकर जो है आउटपुट नहीं दे रहा है, तो ये रियलटेक हाई डिफिनीशन है। कहीं वॉइस तो फुल है और पता नहीं क्या सिचुएशन, क्या दिक्कत हो गई है, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगला रिजल्ट कंटिन्यू करूं, मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस फैक्ट को हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे और इसी को बैकअप करेंगे आगे। उसके पहले हम एक नोशन देना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम आप लोग पढ़े होंगे। हम मान लेते हैं W1, W2, W के बीच सब स्पेसेज ऑफ वेक्टर स्पेस V। हमने मान लिया कि ये सब V के सब स्पेस हैं, तो हम कहेंगे देन V is called डायरेक्ट सम। इसको इंटरनल डायरेक्ट सम भी कहते हैं। डायरेक्ट सम ऑफ W1, W2, W के इफ क्या हो, कोई बताए?
तो कब डायरेक्ट सम कहेंगे? पहला जैसे डायरेक्ट ग्रुप थ्योरी में आप लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़े हैं, ठीक उसी टर्मिनोलॉजी को यूज करेंगे। फर्स्ट V is sum of W1 plus W2 plus V is sum of linear sum of W1 W2 WK, इसका लीनियर सम हो। दूसरी बात क्या होना चाहिए कि W for each, दूसरी बात क्या करना चाह रहे हैं, for each j is equal to 1 to k। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे j को हम 2 to k कर लें। for each j अगर हम इसको लिखें तो बात बन जाएगी WJ W2 इंटरसेक्शन, तो ये छूट जा रहा है W1 प्लस फॉर ईच जे, यहाँ पे इसको थोड़ा चेंज कर लें, फॉर ईच जे यहाँ पे 2 to k we get WJ intersection W1 plus W2 plus WJ minus 1 is equal to 0 सब स्पेस। अगर हर j के लिए यह कंडीशन फुलफिल हो जा रहा है तो यहाँ पे देखिए 1 हमने j का वैल्यू 1 नहीं रखा है, इसलिए कि अगर j का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा W0, जबकि W0 कोई सब स्पेस हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हमें यहाँ पे k को रिस्ट्रिक्ट करना होगा 2 से k तक के लिए। तो ये बातें अगर होंगी तो इसको हम सम कहेंगे, डायरेक्ट सम कहेंगे। तो मैं ऑडिबल हूँ? कोई चैट बॉक्स में पुट करे यस नो, मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं? ओके, तो ये तो डायरेक्ट सम की बात हुई। अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें। एग्जांपल जिसे अगर हम ऑब्जर्व करें, अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कहें कि R2 इज डायरेक्ट सम, R2 इज डायरेक्ट सम ऑफ W1 इज इक्वल टू, हमने x एक्सिस ले लिया और दूसरा y एक्सिस ले लिया, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग R2 में, R2 इज डायरेक्ट सम ऑफ दिस, दैट इज R2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1 डायरेक्ट। अच्छा, एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे नोट कर लीजिए। In this case, we write V is equal to direct sum of W1, W2 WK, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन अगर भी डायरेक्ट सम है इन सब स्पेसेज का तो नोटेशनल कन्वेंशन हम ऐसे लिखेंगे, और अगर ऐसे कभी भी लिखा है तो हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट सम होगा। तो हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, बताएं जल्दी से जी।
बताएं जल्दी से, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। आप बताएं। जी नमस्कार। मैंने रिजेक्ट कर दिया है उनका, जो उन्होंने बात किया तो मैंने मना कर दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था कि रिटर्न व्हाट्सएप करना था। तो R2 इज डायरेक्ट सम ऑफ दिस। कैसे आप लोग जरा बताएं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट है एक्स वाई, तो हम लोग जानते हैं कि कैसे आता है। एक्स वाई कैन बी रिटेन एज एक्स जीरो प्लस जीरो वाई। और ऑब्जर्व करिए, एक्स एक्सिस एक्स जीरो मीन्स एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मीन्स ये W1 का होगा। जीरो वाई मीन्स ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा, मीन्स W2 का होगा। और ऑब्जर्व करिए कि W1 और W2 दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिन पे, जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 मीन्स। तो सिंस दिस दैट इज R2 can be written as sum of W1 plus W2 and W1 intersection W2। अगर आप यहाँ से देखें तो दोनों के इंटरसेक्शन में सिर्फ क्या आएगा, 0 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे। तो प्लेन हमारा R2 टू डायमेंशनल स्पेस ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डायरेक्ट सम है। इसीलिए हम लोग जो है फ्रिक्वेंटली किसी भी पॉइंट को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में ही लोकेट करते हैं, क्योंकि तो हम लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप जो है 3 डायमेंशनल स्पेस लें, मैं समझा पा रहा हूँ, क्लियर है, मैं फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। अच्छा ठीक, ओके। तो क्योंकि मैं हवा में चल रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पांस नहीं पता चल रहा है। तो अब फिर हम आते हैं इस पे। अगर हम R3 को लें, ठीक, फॉर कन्वीनियंस हम एक्स एक्सिस को x0 0 लिख ले रहे हैं, वाई एक्सिस को 0 y 0 लिख दे रहे हैं, और जेड एक्सिस को हमने लिख दिया 0 0 जेड। तो जरा ऑब्जर्व करें आप लोग, देन मैं यही लिख दे रहा हूं, देन एक्स वाई जेड कोई भी हम R3 का एलिमेंट लें, एवरी एलिमेंट ऑफ R3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x0 0 प्लस 0 y0 प्लस 0 0 जेड। ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इसका क्या मीनिंग है कि एवरी एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ x y एंड z एक्सिस। और तीसरी बात जो है, अगर हम ऑब्जर्व करें इन एक्सिस को, तीनों एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x y z। कोई भी एक ले, तो जो रिमेनिंग 2 है उनका इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे, उनके सम का मतलब एक्स एक्सिस और वाई जेड प्लेन का, तो वो ओरिजिन है। वाई एक्सिस और एक्स जेड प्लेन का, वो भी ओरिजिन है। जेड एक्सिस और एक्स वाई प्लेन का, यह भी ओरिजिन है। मीन्स जो है देन दिस। तो यहाँ पे इस बात को हम लिख लें, एक मिनट थोड़ा सा टाइम लगेगा।
तो इसको रीराइट करिए तब तक आप लोग। तो मैंने इसको लिखा था आप लोगों के लिए, आप लोग इसे प्रूफ कर सकते हैं। जिस लाइन पे मैं प्रूफ किया तो बस हम उस पे आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, then this, that is R3 is sum of x plus y plus z, also x intersection y plus z, yz axis is 0, y intersection x plus z means y एक्सिस और xz प्लेन का इंटरसेक्शन। अब फिगर से देखिए, y एक्सिस और xz प्लेन का इंटरसेक्शन ओरिजिन पे मीट कर रहे हैं, 0 सॉरी यहाँ 0 0 3 डायमेंशन है, 0 0 0 और z इंटरसेक्शन x प्लस y ये भी हुआ 0 0 0। It means this implies R3 is direct sum of x, y and z। कुछ एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ा इसको स्ट्रेट कर दूं। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट T be a linear operator and C1 C2 Ck the distinct आइगन वैल्यूज। हम अलग अलग आइगन वैल्यूज ले लें। अगर मान लीजिए इसके आइगन वैल्यूज अलग अलग जो है वो C1 C2 Ck है, तो और इसके साथ ही एक और एजम्पशन ले लिया जाए, जैसा कि हम लोग पीछे रिजल्ट में प्रूव किए हैं वही कन्वेंशन, एंड Wi बी द स्पेस ऑफ ऑल आइगन वेक्टर्स associated to Ci means Wi is the eigen space corresponding to eigen value Ci, then एक बात और यहाँ पे एज्यूम कर लें, लेट या ऐसे ही कर दें, बी द स्पेस ऑफ all eigenvectors of T, ये सारे eigenvectors का कलेक्शन है, means that is W is the sum of W1 plus W2 plus Wk, then इस केस में ये जो W होगा ये डायरेक्ट सम होगा W1 plus W2 plus Wk, ऐसा होगा। सम तो पहले बात कर ही चुके हैं, लेमा 2 में हमने बताया है कि अगर इसका बेसिस B1 इसका B2 इसका बेसिस Bk है तो B1 B2 Bk का कलेक्शन जो है इसका बेसिस बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये जो है वहां से ये बात फॉलो हो जाएगी। पिछला रिजल्ट यूज करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। मीन्स हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर T लीनियर ऑपरेटर है तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, T अगर लीनियर ऑपरेटर है तो उसके आइगन स्पेस को अलग अलग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन स्पेस है उनके डायरेक्ट सम के रूप में लिख सकते हैं। और अगर यहीं पे मैं एक बात और कहूंगा कि अगर T डायगोनलाइजेबल हो गया तो क्या होगा, अगर T डायगोनलाइजेबल हो जाए
तो V और W में क्या रिलेशन होगा, सब लोग चैट बॉक्स में पुट करें। अगर T डायगोनलाइजेबल है तो V और W में क्या रिलेशन होगा, सभी लोग चैट बॉक्स में पुट करें। एक्सीलेंट चेतना। इसका मतलब क्या हुआ, चेतना ने बताया V और W सेम होंगे, तो V और W सेम होंगे, और V और W अगर सेम हो गए तो क्या होगा, इसका मतलब V को आइगन स्पेस के सम के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे। अभी कितना समय है, सब ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बता पाया एक्सरसाइजेज। मैं एक बात और कहूँगा, इसी तरह से आप लोग कह सकते हैं कि अगर n क्रॉस n मैट्रिक्स ले लिया जाए, मैं इस कैमरे को ऑफ कर लूँ।